15 अगस्त 1947। एक तरफ तो इस दिन लोग आजादी का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के लाल किले के पास जमा हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों की संख्या में लोग लाशों के ढेर में अपने परिवार वालों को तलाश रहे थे। 14 अगस्त को अगर हम इंडियन हिस्ट्री का सबसे मुश्किल दिन कहें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि इस एक दिन में न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड कल्चर का बंटवारा हुआ, बल्कि आजादी की लड़ाई एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इस एक घटना में लगभग 10 लाख लोगों की जान गई और भारत को दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा। तो आखिर क्या है 14 अगस्त की यह दर्दनाक कहानी? कैसे लोगों की खुशियों के बीच दंगों ने जन्म लिया और क्या हुआ था 14 अगस्त के उस काली रात को? यही सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस समय भारत एक नया इतिहास लिखने जा रहा था। आज देश को कई दशकों के संघर्ष के बाद फाइनली अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिल रहा था, जिसके लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। ये एक बहुत खुशी का दिन था, लेकिन जाते जाते अंग्रेजों ने और राजनेताओं ने इस रंग में भंग डालने से परहेज नहीं किया। अपने फायदे और स्वार्थ के लिए उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी, जिसका जख्म आज भी लोगों के दिलों में देखने को मिल जाता है। दरअसल दोस्तों, 14 अगस्त की रात को ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और इस एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर, जमीन और जायदाद छोड़कर जाना पड़ा था। लोग अपने घरों, उनमें बसी यादों, अपने दुकान और संपत्ति वगैरह से रातों रात बेदखल हो गए थे। इस दिन न सिर्फ भारत की ज्योग्राफी में बदलाव आया था, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक फर्क पैदा हो गया था। जो लोग कभी एक साथ उठते बैठते और आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे, वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। एक साथ ईद और दिवाली मनाने वाले दोस्त एक दूसरे के घरों को आग लगा रहे थे। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि 1947 की शुरुआत से ही देश को आजाद करने की बात शुरू हो गई थी और उसी के साथ एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग ने भी तेजी पकड़ ली थी। हमारे बापू महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को वचन दे दिया था कि देश के प्रधानमंत्री वही बनेंगे, लेकिन इधर मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग जिद पकड़ ली थी कि प्रधानमंत्री तो सिर्फ मैं ही बनूंगा। लेकिन जब उन्हें ऐसा होते नजर नहीं आया, तब उन्होंने मुसलमानों को अलग देश के लिए उकसाना शुरू कर दिया, जिसका फायदा अंग्रेजों ने भी खूब उठाया। असल में भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा से ही फूट डालो और राज करो जैसी नीति को अपनाया था और इसी के दम पर उन्होंने 250 सालों तक हम पर राज किया था। उनका मकसद भारत के लोगों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर रखना था, ताकि वे कभी एकजुट ना हो और आपस में लड़ते रहें और उनका विरोध ना कर सके। इसलिए उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के साथ भेदभाव करती थीं तो कुछ मुसलमानों के साथ। 20वीं सदी आते आते देश का माहौल ऐसा बन गया था कि मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे थे। वहीं हिंदुओं को लगने लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेष अधिकार देने लगे हैं और हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लागू करके बंटवारे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया। देश के बंटवारे का ऐलान होने के बाद से ही एक अलग तरह का माहौल बनने लगा। 6 अगस्त को कोलकाता में दंगे शुरू हो गए। इसके बाद 12, 13 और 14 अगस्त की रात को पंजाब और खासकर अमृतसर भी इनके चपेट में आ चुका था। यही वजह थी कि अमृतसर में आजादी का जश्न कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, उल्टा हर तरफ मातम पसरा था। दो समुदायों के टकराव के कारण हजारों लोग मारे गए थे। इसी दौरान 14 अगस्त 1947 की शाम महात्मा गांधी ने अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कल से हम अंग्रेजों के राज्य से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आज आधी रात को भारत के टुकड़े भी होने वाले हैं। कल का दिन आनंद का होगा, लेकिन उतने ही दुख का भी होगा। यह आजादी हम सबको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। हमें अपना विवेक और भाईचारा नहीं छोड़ना चाहिए।
अगर इस विवेक और भाईचारे की रक्षा कलकत्ता में हो गई होती तो समझ लीजिए कि सारे देश में हो गई। कलकत्ता के उदाहरण से सारे देश की मानवता जाग जाएगी। बापू का यह भाषण दिल को छू लेने वाला था, लेकिन तब तक लोगों के दिलों में इतना जहर भर चुका था कि गांधी जी के एक इशारे पर जान देने वाले लोग भी इस भाषण का कोई असर नहीं रखते थे। भारत की आजादी के कुछ दिनों पहले ही देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा शुरू हो गई थी, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि हिंसा की ये घटनाएं बंटवारे के वक्त इतना भयंकर रूप ले लेंगी। 14 अगस्त की रात जवाहरलाल नेहरू खाना खाकर बैठे ही थे कि उनके पास लाहौर से एक फोन आया, जिसने उनके आजादी के उत्साह को गम और परेशानी में बदल दिया। उस समय उनके पास इंदिरा गांधी और सरोजनी नायडू की बेटी पद्मा नायडू मौजूद थी। बात करने के बाद जब उन्होंने सिर उठाकर महिलाओं की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उन्होंने कहा, लाहौर में हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी गई है। भयानक गर्मी ने लोगों को प्यास से परेशान कर दिया है। उनके मोहल्ले के बाहर दंगाइयों की टुकड़ियां हथियार थाने खड़ी हैं। पानी की भीख मांगने के लिए भी जो महिलाएं और बच्चे मोहल्ले से बाहर आ रहे हैं, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा है। कम से कम आधा दर्जन शहर धू-धू कर जल रहे हैं। आज रात को मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, कैसे ये ढोंग रचूंगा कि आजादी पाने की खुशी मेरे दिल में समा नहीं रही, जबकि मुझे मालूम है कि हमारा लाहौर जल रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बंटवारे के खिलाफ थे। वो जाति के आधार पर मुल्कों का बंटवारा नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ रहे, यही भारत की पहचान है। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद देश दो टुकड़ों में बंट गया। उस हिंसा में करीब 5 से 10 लाख के बीच लोग मारे गए थे। इनमें हर मजहब के मानने वाले लोग शामिल थे और उस समय यह दुनिया के इतिहास के सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। जानकारी के लिए बता दी कि बंटवारे में 1,40,00,000 लोग बेघर हो गए थे। लगभग 7,26,000 मुस्लिम हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए थे और 7,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आए थे। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 10,000 औरतें व लड़कियां अगवा और रेप की शिकार हुई थी। कहा जाता है कि उस समय औरतों ने ऐसी जिंदगी देखी थी जो मौत से भी बदतर थी। उन्हें जबरन शादी, गुलामी और कई तरह की प्रताड़ना से गुजरना पड़ा था। लोग बड़ी संख्या में विस्थापन कर रहे थे, जिसके लिए दिल्ली से पाकिस्तान तक एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इस ट्रेन में पाकिस्तान के सरकारी ऑफिसर्स, उनके परिवार वाले और कुछ एम्प्लॉयज मौजूद थे। लेकिन जब ये ट्रेन पटियाला पहुंची तो वहां दंगाइयों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसमें बहुत से लोगों को चोटें आईं, वहीं एक की मौत भी हो गई। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन पर हमला बोल दिया और ऐसी तबाही मचाई कि भारत में जिंदा इंसानों की जगह लाशों से भरी ट्रेनें पहुंची। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ट्रेन को निशाना बनाया जाने लगा। पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान जा रहे लोगों को पकड़कर मार दिया जाने लगा। उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया, आगजनी की गई और घरों से बाहर खींचकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। उस दौरान पाकिस्तान से आने जाने के लिए पंजाब में 3 रास्ते थे। इनमें से एक कसूर से खेमकरन, दूसरा सुलेमानकी से फजिल्का और तीसरा डेरा बाबा नानक वाला रास्ता था। डेरा बाबा नानक से गाड़ी आती जाती थी। सबसे ज्यादा रिफ्यूजी पाकिस्तान के शहर कसूर से खेमकरन के रास्ते आते थे, क्योंकि यही रास्ता सबसे सुरक्षित माना जाता था। बाकी सब जगह दंगे आक्रामक रूप ले चुके थे, लेकिन बाद में दंगाइयों ने यहां भी कहर बरपाना शुरू कर दिया और लोगों को पकड़ पकड़ कर उन्हें मौत के घाट उतारने लगे। उस समय मानो इंसानियत लोगों से रूठ चुकी थी। हर किसी का एक भयानक रूप देखने को मिल रहा था। लोग घरों में रोशनी जलाने से डर रहे थे, इसे देख कोई हमला ना बोल दे। लोग अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं थे। हर वक्त ये डर लग रहा था कि किसी को खबर ना हो जाए कि वो जिंदा है। इस तरह का माहौल हफ्तों तक चलता रहा और धीरे धीरे जब ये शांत हुआ तो लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। कोई अपनों से बिछड़ चुका था तो किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया था। वो एक ऐसा समय था जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है, और जो परिवार इस दंगे का शिकार हुए वो आज भी इस दर्द से उबर नहीं पाए हैं। वैसे साथियों, देश के बंटवारे के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।